हेलो दोस्तों, गोल क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून। जैसे कि हमारी रोज 1 बजे पॉलिटी क्लासेस होती है, उसमें हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमारा पिछली वीडियो में जो अनुसूचियाँ हुई थी वो कंप्लीट हो गई। उससे पिछली में मैंने आपको पढ़ाया था मौलिक अधिकार और जो राज्य व उसके संघ केंद्र शासित व उसके प्रदेश से जो। अब आगे वाली वीडियो में मैं आज आपको पता है पिछली में मैंने कुछ डिस्कशन किया था डीपीएसपी के बारे में, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले ये एक सुविचार है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राह बदल जाती है। जो राय होती है उनकी वो बदल जाती है। यानी ऐसा नहीं कि कोई कुछ कहे कि ऐसा कर तू, इस अपने इस लक्ष्य को छोड़ के, यानी आप पुलिस की वो राह पे चल रहे हैं या फिर कुछ और जो आपकी राह है उस पर चल रहे हैं, उसको छोड़कर किसी के कहने पर उस राह को बदल के कुछ और करने लग जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग बताते हैं कि आपकी इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसकी बात को ना बदलें, मतलब उसकी बात को बदले, अपनी राह को ना बदले। और जो निंदा वाले लोग होते हैं, आपके माता पिता से कहेंगे कि बहुत टाइम हो गया आपके बच्चे को कुछ करते हुए लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसलिए आप ये मत सोचना कि जो सिलेक्शन एक न एक दिन होना ही है, उसमें 4 दिन लगते हैं। ये नहीं, एक पूर्णमासी वाली रात होती है जिसमें चांद पूरा होता है, वो धीरे धीरे घट के एक दिन वो भी रात आएगी जब दोबारा चांद पूरा होगा। इसलिए आप संघर्ष करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। हम आगे क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको डीपीएसपी के बारे में पिछली वीडियो में कुछ बताया था, आगे हम देखते हैं आज डीपीएसपी के बारे में। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जिसको सरकार अपनी निगाह में रखकर उस पर कानून बनाती है, जैसे क्या क्या होना चाहिए, जो वो संविधान में लिखा हुआ है उस हिसाब से वो कानून बनाएगी। आज हम पढ़ते हैं क्या क्या चीजें हैं जिस पर राज्य अपना कानून बनाता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आर्टिकल है, वो चीज देखते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो आयरलैंड के संविधान से ली गई है ये, और भाग 4 में है। आर्टिकल है 36 से 51। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये अपरिवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्समेंट है, और जिन पर सरकार अपनी नीतियां बनाएगी के मूल्य है ये, वैल्यूज है वो, जिन पर सरकार अपनी नीतियां बनाएगी, कानून बनाएगी। हम आगे देखते हैं। जैसे कि कुछ महापुरुष हुए थे, आपको पता है बी आर अम्बेडकर और हमारे गांधी जी, उनके क्या क्या विचारधाराएं थी, क्या क्या उनके विचार थे डीपीएसपी के लिए, तो उनको देखते हैं। बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि ये संविधान की अनूठी विशेषता है। मतलब ये जो डीपीएसपी है हमारे संविधान की एकदम अनूठी विशेषता है, जिससे कि एक राज्य निर्माण होता है। और जो टीटी कृष्णमाचारी थे, उन्होंने भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहा है इसे, क्योंकि इसमें भावनाओं की जो वो फीलिंग्स थी जो उन लोगों की वो उतार दी गई है। यानी कुछ इस एक काल्पनिक सा लगता है इसे पढ़ने के बाद कि एक राज्य एक समृद्ध होना चाहिए, पर आपको देखते हैं कि कोई राज्य कैसा होता है, किसमें कुछ कमियां होती हैं। इसलिए वो भावनाएं यहाँ पे निखर कर नहीं आ रही हैं। उन्हें उन्हें उन्होंने जो टीटी कृष्णमाचारी थे उन्होंने इसे स्थायी घर का कूड़ागर कहा है, स्थायी कूड़ागर। के टी शाह ने क्या कहा है, डीपीएसपी पोस्ट डेटेड चेक है जिन्हें सरकार अपनी मर्जी से बुनती है। यानी सरकार इनको अपनी मर्जी से चलाती है, वो माने न माने वो उनके ऊपर है कि इस हिसाब से कोई कानून बने या ना बने। आपको पता है कि जो इन्फोर्समेंट था, जो नॉन इन्फोर्समेंट था हमारे डीपीएसपी, यानी कोई न्यायालय से जाकर इसके जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें लागू नहीं करा सकता, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। और डीपीएसपी में हमारे गांधी जी जो थे, उनके विचारों को वरीयता दी गई है। वो चाहते थे कि एक राज्य कैसे बनना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, उनके जो विचार थे उन्हें एज टी इसमें उतार दिया गया है। अब हम देखते हैं, अपने आर्टिकल पे आते हैं। यानी आर्टिकल कौन 36 जो 51 तक थे हमारे डीपीएसपी में, उसमें आर्टिकल 36 में क्या है। यानी आर्टिकल 36 में एक राज्य की परिभाषा है। ये आर्टिकल हमने 12 में भी पढ़ा था। आपको पता है कि राज्य की परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में, इसलिए आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा है। मैंने आपको पहली वाली जो मौलिक अधिकार वाली वीडियो थी उसमें भी बताया था कि ये 36 में भी आएगा राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में अगर डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, यानी वही न्यायालय से जाकर किसी भी पॉइंट को लागू नहीं करा जा सकता, लेकिन ये देश के कानून में आधारभूत है। जैसे ही कोई खनिज, आपको पता है किसी बिल्डिंग को बनाने में या कोई लोहा उसका आधारभूत होता है, ऐसे ये हमारे कानून में जो हमारा देश है उसके कानून में एक आधारभूत है। आर्टिकल 38 ए में क्या है,
राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था कर बनाएगा जिससे कि आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। यानी राज्य जो हमारे लोग होते हैं उनके कल्याण के लिए ऐसी अभिव्यक्ति बनाएगा, ऐसी योजनाएं बनाएगा जिससे कि सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित रहे और उनके द्वारा उसके द्वारा आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। यानी पैसे वाला भी हो, जो पैसा जो कंडीशन होती है उससे भी राजनीतिक तरीके से सब तरह से उनका न्याय सुनिश्चित हो सके। आर्टिकल 38B में क्या, ये आर्टिकल कुछ कुछ बाद में जोड़े गए थे। आय व सुविधाओं में अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। यानी जो ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति विशेष को आय ज्यादा मिले, उसे पैसा ज्यादा मिले, उसका वेतन ज्यादा अधिक हो, और या फिर उसे सुविधाएं अलग मिले, उसके लिए सुविधाएं व्यक्ति विशेष के लिए अलग रखी जाए। जो सरकार का कह सकते हैं हम, जो उस टाइम पे पार्टी है उसकी खासकर का कोई लोग हो, उसे सुविधाएं अलग दी जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि अवसर की समानता रहेगी और जो आय व अवसर में सुविधाओं में अवसर की समानता है वो रहेगी, असमानता को सरकार खत्म करेगी। 39A में समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ये पॉइंट तो बहुत इजी है क्योंकि समान कार्य जो हर एक व्यक्ति को, मैं पहले भी पिछले वाले आर्टिकल में बता रहा था कि हर एक व्यक्ति को जो वेतन है उसके समान कार्य के लिए समान मिलेगा, व्यक्ति विशेष के हिसाब से चेंज नहीं होगा, इसलिए हर एक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। 39B में राज्य सार्वजनिक धन का स्वामित्व व नियंत्रण करेगा ताकि सार्वजनिक हित हो सके। यानी हमारी जो सरकार है, जो राज्य है, जो राज्य पर जो सरकार चल रही है वो सार्वजनिक धन का स्वामित्व करेगी, यानी उसके अंडर रहेगा वो सार्वजनिक धन, और उसका नियंत्रण भी वही करेगी जिससे कि सार्वजनिक हित हो सके, यानी लोगों का हित हो सके। सी में क्या है, धन का समान वितरण। धन का समान वितरण सरकार करेगी, जैसे कि सब में बराबर बांटेगी, ना कि किसी वर्ग को ज्यादा मिलेगा धन, नहीं, सुविधाएं सबको बराबर मिलेंगी और हर तरह से व्यक्ति समान रहेगा राज्य में। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। सरकार या हमारा राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, यानी एक विलेज में ग्राम पंचायत होनी चाहिए जो कि वहाँ के राजनीतिक मामलों को देखे, या फिर वहाँ पे जो सड़क टूटी हुई है या पानी की कोई भी असुविधा है, उस चीज को, कंडीशन को देखते हुए हर एक काम सरकार तो कर नहीं सकती, इसलिए छोटे छोटे जो ग्राम पंचायत है उनका भी गठन सरकार करेगी, राज्य करेगा। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक कल्याण प्रदान करेगी, यानी कुछ कंडीशन में वो लोगों को काम देगी और मुफ्त शिक्षा देगी और लोक सहायता देगी। जैसे हम कह सकते हैं वी पे ही लोक सहायता बोल सकते हैं कि किसी कुटिल वर्ग को कुछ पैसे की जरूरत है तो उसके लिए ये जो कर्ज मुहैया कराएगी, या फिर जो हमारे बैंक होते हैं उनको कम ब्याज पर उनको ऋण देगा। वो ऐसी जो लोक सहायता होती है वो राज्य प्रोवाइड कराएगा लोगों के लिए। आर्टिकल 42 में निःशुल्क प्रसूति सहायता, काम की न्याय संगत दशाएं, यानी जो महिलाओं की प्रसूति होती है वो निःशुल्क की जाएगी और काम की न्याय संगत दशाएं रखी जाएंगी। आर्टिकल 43 में कामगारों को निर्माण मजदूरी और कुटीर उद्योगों की स्थापना। जो कर्मकार होते हैं, जैसे कि जो रोज लेकर अपने घर पे आते हैं और रोज उनका इसी प्रकार से खाना पीना चलता है, और उनके लिए निर्बाध मजदूरी प्रोवाइड कराएगी, जिसे हम, जैसे कि इसके हिसाब से हमने देखा हुआ कि जो मनरेगा है उसकी स्थापना हुई थी क्योंकि लोगों को काम की जरूरत थी, इसलिए काम दिलाएगी वो निर्बाध मजदूरी। और कुटीर उद्योग होते हैं, जैसे कि कोई पापड़ बना रही है महिला, या फिर कुछ और जो कपड़े वपड़े बुनती है महिला, या कुछ और उनका जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग, उनकी वो स्थापना कराएगी सरकार, उन्हें ऋण प्रोवाइड कराएगी और उनके लिए जो जो कंडीशन होती है उन्हें देगी वो। आर्टिकल 44 में समान नागरिक सहायता संहिता, इस पर तो आपको पता है आजकल बहुत विवाद चल रहा है, यानी राज्य में वो समान नागरिक संहिता लागू कराएगी। ये हर एक राज्य में नहीं है, हमारी गोवा राज्य है उसमें जो समान नागरिक संहिता लागू हुई है वहां पर, और अब तो शायद लगता है पूरे देश में ही हो जाएगी।
आर्टिकल 45 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये तो मौलिक अधिकार थे, उनमें भी जोड़ा गया था कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 40 में SC, ST, OBC के लोगों को विशेष सहायता दी जाएगी। ये तो नौकरियों में भी हम देखते हैं, जो फॉर्म वगैरह फिल होते हैं उनमें उनकी फीस होती है जो वो भी कम होती है ST, SC, OBC की जनरल वगैरह से। शायद आपकी, मैं कह रहा हूँ कि ये मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, शायद समझ में ना आए, एक बार हम दोबारा रिपीट करा देंगे इसे और कुछ अच्छी वे में और कराएंगे, चिंता मत करिए आप। आर्टिकल 47 में मादक पदार्थों का निषेध, पोषण आहार का स्तर ऊंचा करना, यानी जो शराब वगैरह होती है उसके पदार्थों का निषेध कराएगी, वहां पर जो दुकानें हैं उन्हें बंद कराएगी। पर ऐसा तो आपको पता है कि राज्य में होता नहीं है, क्योंकि तभी तो उन्होंने कहा था ये काल्पनिक है, सोचने मात्र से ही नहीं होता, क्योंकि जो पैसा सरकार के पास आता है जनरली मैं देखता हूँ कि लोग लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, जब जो शराब के ठेके थे खुले थे उस टाइम पर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। तो इसको सरकार बंद कराएगी, और पोषण हमारा जो उसमें कोई न्यूट्रिशन युक्त जो खाने होते हैं उनको, उनका आहार जो स्तर है उसको ऊंचा करेगी। आर्टिकल 48 में गौ हत्या निषेध, दुधारू पशुओं का संरक्षण, यानी हमारी गाय माता होती है उनका जो हत्या लोग कर देते हैं वो निषेध है, और दुधारू पशुओं का संरक्षण करेगी सरकार या राज्य। आर्टिकल 48A बाद में जोड़ा गया था, ये जो पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन, ये जो आर्टिकल है 48A में जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 49 में क्या है, राष्ट्रीय देश के स्मारक और इमारतों का संरक्षण करना, लोगों के द्वारा जो राष्ट्रीय देश के स्मारक होते हैं और इमारतों का संरक्षण करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो पुराने जमाने के जो स्मारक हैं या इमारतें हैं उनका संरक्षण करें, उनकी देखरेख करें। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक पृथक होगी, यानी अलग अलग होंगी वो, ये चीज तो जरूरी है, क्योंकि जो इंटरफेरेंस होता है जो कार्यपालिका का वो न्यायपालिका में ना हो। इसलिए हमारा जो आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आजकल SBI पर जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है उसके प्रति बहुत दबाव बना रहा है, इसलिए होना ही चाहिए, ये न्यायपालिका व कार्यपालिका अलग अलग होनी चाहिए। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, यानी जो विदेशों के लोग वो देश होते हैं उनके साथ अच्छा बॉन्ड बना के रखें, अच्छी तरीके से रहें, इसके लिए लोगों को बढ़ावा दे सरकार। और एक बार हम इसे दोबारा रिपीट करते हैं, एक अच्छी वे में और रिपीट करते हैं, एक कहानी के रूप में हम देखते हैं इसे। जैसे हम मानते हैं कि राज्य है तो उस पर एक राजा शासन करेगा, एक राजा की भी में देखेंगे, क्योंकि आपने कहानियों में भी राजा वगैरह के बारे में ज्यादा पढ़ा है, इसलिए हम इसे राजा एक कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। एक पहले वाले आर्टिकल में आर्टिकल 36 में है कि कोई राज्य है उसका कोई राज्य होगा उसकी एक परिभाषा है, यानी राजा के राज्य की परिभाषा है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 में क्या है, उसका जो न्यायालय उससे जाकर वो उसके जो कंडीशन है उनको नई चुनौती दे सकता है, इसलिए आर्टिकल 37 में DPSP अपरिवर्तनीय है। 38A में कि राज्य जो राजा होते हैं हमारे, मैं वे में पढ़ा रहा हूँ ना कि राजा वाजा ये कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए इसलिए शुरुआत की है मैंने थोड़ी सी। जो राजा लोक कल्याण, हमारे जो राजा होते हैं वो लोक कल्याण की अभिव्यक्ति करेंगे, और जिससे कि हमारा जो सामाजिक व्यवस्था बनेगी और आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा। लोग राजा जी के पास गए कि हमें लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए हमारे यहाँ पर न्याय सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए राजा ऐसा करेगा कि उसके द्वारा अभिव्यक्ति ऐसी बनाई जाएगी कि उससे सामाजिक व्यवस्था बने और आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। 48B में क्या है, 38B में आय व सुविधाओं में अवसर की समानता को समाप्त करेगा, यानी लोगों ने कहा कि राजा जी हमारी आय और सुविधाओं में बहुत असमानता है, आप समृद्ध लोगों को ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं हमें नहीं दे रहे हैं, तो राजा जी ने ऐसा फैसला लिया कि आय हम ऐसा करेंगे कि आय और अब जो सुविधाएं होते हैं उसमें अवसर की जो असमानता थी उसे समाप्त कर देंगे। आगे देखते हैं हम, अब लोगों ने कहा कि ये तो हो गया राजा जी, और आगे देखते हैं हम कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमें काम करा लेते हैं और
समान वेतन नहीं देते हैं, हमारे बच्चों को कम देते हैं, या फिर हम लेडीज को कम देते हैं और जेंट्स को ज्यादा देते हैं। ऐसा नहीं, राजा जी ने ऐसा आदेश दिया लोगों को कि उनके द्वारा लेडीज करे या मर्द करे या फिर कोई व्यक्ति करे, उसको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। इसके लिए कोई भी कर सकता है इस कार्य को। राज्य सार्वजनिक धन का स्वामित्व नियंत्रण करेगा ताकि सार्वजनिक हित हो सके। और फिर राजा जी ने अपनी कंडीशन रखी कि हमारा जो सार्वजनिक जो धन होगा उसे हम ही नियंत्रण करेंगे, और जिससे कि आपकी भलाई के लिए उसे हम यूज कर सकें। सीमा के धन का समान वितरण भी करेंगे हम। राजा जी ने ये आश्वासन दिया, लोगों ने ये कहा कि आपने, चलो हमने मान लिया कि आपने धन का स्वामित्व किया और अब उस धन को आपको समान वितरण करना होगा, ये आप हमें वादा कीजिए। तो उन्होंने ये वादा किया। और उसके बाद राजा जी ने कहा कि हम ग्राम पंचायतों का भी गठन करेंगे, ये आर्टिकल 40 में है। उसके बाद लोगों की भलाई के लिए राजा जी ने कहा कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी ये राजा जी के द्वारा कही गई निःशुल्क प्रसूति सहायता महिलाओं के लिए की जाएगी और काम की न्याय संगत दशाएं देखी जाएंगी, जिससे कि काम अच्छे से हो सके और जो न्याय संगत हो सके। उसके बाद कर्मकार और निर्वहन मजदूरी और कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। और लोगों ने कहा कि अब आपने इतना कुछ तो कर दिया, अब ऐसा भी करिए हमारे लिए कि हमें कुछ काम करने के लिए कुटीर उद्योग बनवाइए, या फिर जो निर्वहन मजदूरी हमें दीजिए, जिससे कि हम काम करें और हमें हमारा घर चल सके। तो राजा जी ने ये भी व्यवस्था की उन्होंने। और उसके बाद राजा जी ने कहा कि हम सबको समान कर देंगे, समान नागरिक संहिता लागू कराएंगे आपके अपने राज्य में। और फिर उन्होंने बच्चों के लिए भी सोचा, लोगों ने कहा चलो बच्चों के लिए भी कुछ सोच दो राजा जी। तो उन्होंने सोचा कि 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनको कोई काम नहीं कराया जाएगा, बल्कि उनसे निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी उन्हें। ये उन लोगों ने मान लिया। और उन्होंने कहा कि ST ST जो OBC होते हैं उन्हें विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे कि वो भी फल फूल सकें या फिर अपने बच्चों को पढ़ा सकें, या फिर उनके लिए जो सहायता है उन्हें प्रदान हो सके, क्योंकि वो थोड़े गरीब हैं। मादक पदार्थों का निषेध, पोषण आहार का स्तर ऊंचा करना। अब राजा जी ने कहा, लोगों ने कहा कि ये बच्चे वगैरह या बड़े बूढ़े बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम मादक पदार्थों का स्तर ऊंचा करेंगे, जो मादक पदार्थों का निषेध करेंगे और पोषण आहार का स्तर ऊंचा करेंगे। आगे देखते हैं हम। फिर उन्होंने कहा चलो आहार तो ऊंचा कर देंगे, आहार में क्या होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि आहार में उन्होंने कहा कि हम जो गौ हत्या होती है उसे निषेध करेंगे, जिससे कि दूध बढ़ सके और लोगों को दूध प्राप्त हो सके। और दुधारू पशु होते हैं उनका संरक्षण करेंगे, जिससे कि लोगों को आहार जो स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए। और उसके बाद राजा जी ने कहा कि चलो मैंने भी बहुत सारी कंडीशन आपकी मानी, अब आप मेरी मानिए कि पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन भी आप करेंगे। ये मैं आपके आर्टिकल को जोड़ रहा हूँ इसमें, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। फिर राजा जी ने कहा कि ऐसा ना हो कि कभी दंगा हो जाए और आप हमारे स्मारकों को रद्द कर खत्म कर दें वहां से। तो लोगों ने आश्वासन दिया कि नहीं, हम राष्ट्रीय जो देश के स्मारक और इमारतों का संरक्षण करेंगे, जिससे कि लोग आने वाली पीढ़ियां भी उसे देख सके। आर्टिकल 50 में है कि जो न्यायपालिका व कार्यपालिका है उसे पृथक पृथक करेंगे हम, जिससे कि आपका कानून व्यवस्था है वो भी चलती है सुचारू रूप से। आर्टिकल 51 में है कि चलो अब बहुत सारा हो गया, अब अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देंगे। यानी अब जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से देखें हम, उसकी जो शांति होती है उसको भी बढ़ावा देंगे, ना कि ऐसा ना हो कि हम अपने आप से किसी देश के साथ भिड़ जाए। ये तो कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, आप देख ही रहे हैं और भी देशों में जो आपस में होते हैं वहां के लोगों को मरना हो जाता है। अब आर्टिकल 51 में क्या है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारे मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 51 में रखे गए हैं। ये मैं पुरानी वीडियो में जो आपकी फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियो आई थी, जो मौलिक अधिकार वाली वीडियो, उसमें भी करा चुका हूँ लास्ट में। अब इसमें कुछ ज्यादा चीज थी नहीं, इसलिए मैंने ये आज एक टॉपिक एक क्लास में पूरी में कंप्लीट करा दिया। आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये चीज आप जरूर करना है आपको।
आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं। धन्यवाद।